राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि उनकी सरकार को गिराने की जब कोशिश तेज हुई तो उस साजिश में बीजेपी नेता वसुंधरा राजे और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश मेघवाल शामिल नहीं थे। गहलोत ने कहा कि ये एक नैतिक कदम है और ऐसी ही नैतिकता उन्होंने भी दिखाई थी जब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की सरकार को गिराने में उनकी मदद मांगी गई थी। गहलोत ने कहा कि मैं तब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था और बीमार मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत का अमेरिका में इलाज चल रहा था। गहलोत के मुताबिक उन्होंने उस अनैतिक काम का साथ देने से इनकार कर दिया था और वैसे ही मिसाल वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल ने पेश की है। उधर वसुंधरा राजे ने इसे अशोक गहलोत का षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि मेरा जितना अपमान गहलोत ने किया कोई नहीं कर सकता। वसुंधरा राजे का मानना है कि आगामी चुनाव में हार के डर से गहलोत झूठ बोल रही हैं। विधायकों के अमित शाह के पैसे लौटाने वाले बयान पर भी वसुंधरा ने पलटवार किया। कहा अगर उनके विधायकों ने पैसे लिए हैं तो फिर एफआईआर दर्ज करवाएं। अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया। पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं अमित शाह गृह मंत्री। तो मैंने एमएलए को कहा है, तुमने गलती कर दी, कोई बात नहीं, भूलो माफ करो। तुमने खर्च कर दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च कर दिया, बता दीजिए मुझे, वो मैं खाना पूर्ति करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को कह करके उनका पैसा वापस दो। आप लोग दबाव नहीं रहे, आप ईमानदारी से काम कर सको और मैं पूरा साथ दूंगा आपका। जब भैरों सिंह शेखावत थे मुख्यमंत्री, उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, मैंने उस वक्त कहा था अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी भैरों सिंह जी की। वो मैंने कहा तुम मेरे अनैतिक काम कर रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतराज में ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए हमारी सरकार बची है। उधर इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ट्वीट कर गहलोत के इन आरोपों पर हमला किया है। उन्होंने लिखा है कि नंबर 1 के झूठे हैं गहलोत, इतने ही सच्चे हैं तो करोड़ों लेने वालों पर केस क्यों नहीं दर्ज कराया अब तक। ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है जिसे जीतने के लिए गहलोत जी हर नाजायज तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपने विरोधी खेमे को गद्दार साबित करना चाहते हैं। हमारे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास जानकारी के लिए चलते हैं। हर्षा, इस बयान को कैसे देखा जाए अशोक गहलोत के? एक बयान से सभी जगह उन्होंने निशाना साध दिया है। बिल्कुल, एक तीर और 2 निशाना है इसमें। एक निशाना तो सिर्फ सीधा सीधा बीजेपी की तरफ है, क्योंकि बीजेपी में भी जो खेमेबाजी है, जो गुटबाजी है, उसको उन्होंने उसमें और दरारें पैदा करने की कोशिश की है। दूसरा, उन्हें जो नैतिकता का सवाल उठाया है वो सीधा एक तरह से वोटर्स को मैसेज है, क्योंकि अब राजस्थान में भी चुनाव 7 महीने दूर है। तो सीधा सीधा उन्होंने जो जनता है उसको मैसेज दिया है कि भाई बार बार जो सरकार अगर गिराने का प्रयास किया जाता है तो ऐसे लोगों को आप वोट मत दीजिए। और तीसरा जो निशाना है वो सीधा सीधा उनके जो राइवल कैंप है, सचिन पायलट कैंप है, उस पर उन्होंने निशाना साधा है। उनका नाम नहीं लिया है, लेकिन उन पर ज्यादा हम देखते हैं कि उन पर हमला है, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही सचिन पायलट भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर यहाँ जयपुर के बीच में बैठे थे और उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करें। उसके बाद में शनिवार को वो बाड़मेर में गए थे। बाड़मेर जो जाट समुदाय का जहां पर बोलबाला रहता है, जाट वोट आप जानते हैं बहुत अहम है और जाट वोट हमेशा गहलोत के साथ नहीं जुड़ा रहा है। सचिन पायलट वहां पर जाते हैं, एक बड़ी रैली वहां पर करते हैं और वहां पर ये भ्रष्टाचार का मुद्दा दोबारा उठाते हैं। तो इशारों ही इशारों में उन्होंने उस तरफ भी कहा है कि भाई जो पैसे लिए थे वो लौटा दीजिए।
भ्रष्टाचार का नाम नहीं लिया है, लेकिन पैसे लिए थे उसको लौटा दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस बयान से उन्होंने 2-3 मैसेज देने की कोशिश की है। और क्योंकि हम जानते हैं कि राजनीति में जो मैसेज है, जो संदेश है, उसके अपने आप में मायने रखते हैं, चर्चा का विषय बनता है। लोग अगर ये बयान सुनेंगे तो उस पर बातचीत करेंगे और फिर वोटिंग के पहले जो धारणा बनती है, ये सब सोच के अशोक गहलोत ने ये बयान दिया है, क्योंकि गुड गवर्नेंस पे उनका फोकस है जी। लेकिन जब कर्नाटक के दौरे पर हम उनके साथ गए थे तो उनसे पूछा था कि गवर्नेंस के खाली बलबूते आप नहीं जीत पाएंगे, तो वो भी ये जानते हैं और शायद इसको सोचते हुए वो एक अलग नैरेटिव राजस्थान में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर्षा, इनके बयानों को अगर और थोड़ा करीब से यहाँ पर देखें तो 2 बातें यहाँ पर हैं। जिन्होंने कहा कि उन्होंने भी नैतिकता के हिसाब से जब उनसे कहा गया राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की सरकार को गिराने की मदद मांगी गई तो उन्होंने उसमें मदद जो है वो नहीं की। तो इसी तरह के आरोप तो कांग्रेस बीजेपी पर लगाती है, तो ऐसा क्या इतिहास में कांग्रेस ने भी किया? देखिए, यहाँ पर जो है अगर हम देखते हैं तो इतिहास में जो कांग्रेस ने किया है, लेकिन अशोक गहलोत ने अपने ऊपर लेके एक मॉरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश की है। और जहां तक मैंने अशोक गहलोत को स्टडी किया है, वो ये जो बात है ये बार बार दोबारा दोहराएंगे, एक मंच से नहीं कहेंगे। जब कर्नाटक चुनाव में गए थे तो बेंगलुरु में भी इन्होंने यही कहा था और अब उसमें वसुंधरा राजे को भी जोड़ दिया है। बेंगलुरु में भी उन्होंने यही कहा था कि जिन्होंने पैसे लिए हैं उन्होंने अब तक पैसे लौटाए नहीं हैं। तो धीरे धीरे ये जो नैरेटिव है ये लोगों के दिलों में, वोटर्स के दिलों में पैदा करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अपने आप को एक मॉरल हाई ग्राउंड पे रखा है, बीजेपी में दरारें पैदा करने की कोशिश की है और सीधा निशाना जो उनके राइवल है, प्रतिद्वंदी है, जिन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, सचिन पायलट कैंप की तरफ उन्होंने निशाना साधा है। और इसको ऐसे भी क्या हम देख सकते हैं हर्षा कि पैसे नहीं लौटाए हैं, ये कहना विधायकों से एक तरह का संदेश है कि जो यहाँ पर मतभेद दूर करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी इन 2 नेताओं के बीच, वो अब यहाँ पर दूर होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से एक बड़े सवाल जो उन्होंने खड़े कर दिए उन विधायकों पर। देखिए, अब लग रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो गहलोत के पीछे एक तरह से लामबंद हो रही है राजस्थान में। तो जैसे कांग्रेस में हमेशा रहता है कि हाईकमांड का हस्तक्षेप, उनको बुलाना, बातचीत करना, तो अब लग रहा है जैसे कि अशोक गहलोत को एक तरह से उनका जो समाज कल्याण का जो मॉडल है उसको देख रहे हैं हम कि कर्नाटक में अपनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश भी अब ये शुरू कर रही है कि वो पर्चा भरवाएगी, रजिस्ट्रेशन डोर टू डोर जाके, क्योंकि वो सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं है, तो कैंप नहीं कर सकती है। लेकिन जो सिलेंडर की बात है कि आपको राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, तो ये जो जब समाज कल्याण की योजनाओं को कांग्रेस भी अपने एजेंडा में ले रही है तो लगता है कि जैसे वो अशोक गहलोत के पीछे लामबंद हो रही है, उनके साथ उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल दिख नहीं रहा है कि सचिन पायलट के साथ कुछ समझौता हुआ है। जाहिर है वो दिल्ली गए थे, हो सकता है बातचीत भी हुई हो। सचिन ने भी अपना थोड़ा सा रेटरिक टोन डाउन किया है, सिर्फ करप्शन का ही मुद्दा उठाया है जी। लेकिन अभी 7 महीने बाकी है, बहुत कुछ हो सकता है चुनाव राजनीति में। बिल्कुल 7 महीने बाकी हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इस बयान से काफी हलचल जो है वो जरूर राजनीति में आकर राजस्थान की सियासत में पैदा हो गई है। शुक्रिया हर्षा आपका सब जानकारी के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। अब मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर में हिंसा के बाद हालात अब सामान्य हो रहे हैं। कर्फ्यू में कुछ देर की ढील अब दी जा रही है यहाँ पर, जिससे लोग अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। हिंसा के प्रभावित चूराचांदपुर समेत कुछ और जिलों में भी कर्फ्यू में ढील दी गई है और इसके चलते सड़कों पर आवाजाही दिखाई दी है और लोग खरीदारी के लिए बाहर भी निकले हैं। सेना और सुरक्षा बलों के हजारों जवान वहां पर तैनात हैं। सुरक्षा बल ड्रोन, हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हम इस वक्त हैं इम्फाल के आइकॉनिक ईमा मार्केट के बाहर, जो कि एशिया के जो ऑल वुमेन मार्केट्स हैं इनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध मार्केट है। और इस समय ये मार्केट खुला हुआ है क्योंकि सरकार ने ढील दी है कर्फ्यू में कुछ घंटों के लिए। मणिपुर के बहुत सारे इलाकों में अब ढील दी गई है। चूराचांदपुर में भी कर्फ्यू में ढील दी गई है ताकि लोग
जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सामान जो हैं वो खरीद पाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कर्फ्यू चल रहा था और कर्फ्यू चलने के कारण लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस के बहुत बड़ी प्रेजेंस है। वुमेन पुलिस को लगाया गया है, क्योंकि ईमा मार्केट में सिर्फ जो वुमेन वेंडर्स बैठते हैं और वो वो भी अपनी जो खरीदारी है वो कर रहे हैं। लोग निकल के आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, इफ आई कैन टॉक टू यू, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज मोनाल। यू नो, मणिपुर एक ऐसा परिस्थिति से गुजरा है, कुछ दिनों से आप लोगों ने देखा है, तो आज रिलैक्सेशन हुआ है कर्फ्यू में, ईमा मार्केट खुला है। रिलैक्सेशन तो हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन कब तक होगा वो तो हमको भी नहीं पता है, क्योंकि सिचुएशन तो अभी थोड़ा बहुत बेहतर हो गया है पहले से। अभी थोड़ा क्या अभी भी थोड़ा टेंशन है। हाँ, टेंशन है। और आपको क्या लगता है, आप सरकार को क्या करना चाहिए ताकि, क्योंकि मैं जिससे भी बात करता हूँ नॉर्मल लोगों के साथ, सभी ये बोल रहे हैं कि घटना घट गई है, अब शांति बहाल करनी चाहिए, मगर सरकार को अब क्या करना चाहिए? सरकार को तो क्या करना चाहिए, पब्लिकली अभी पब्लिकली सब लोग थोड़ा मतलब डरा हुआ है, और अभी हम लोग क्या कह भी सकते हैं, क्योंकि सरकार हम लोग सब लोग का सुनेगा तो बहुत अच्छा होगा। अगर सुनना भी चाहिए, सरकार को थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग का भी बहुत सिचुएशन में बहुत ख़राब हो गया यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट। तो आपने घर का सामान खरीद लिया? थोड़ा बहुत बाकी है अभी खरीदना। हाँ, थोड़ा। और मार्केट खुला है बहुत दिन के बाद, सब सामान मिल रहा है, प्राइसेस ठीक है? प्राइसेस बहुत बढ़ गया है, लेकिन प्राइसेस बहुत बढ़ गया है। तो ये जो है आप लोगों को सिर्फ मतलब प्रॉपर्टी लॉस या फिर लाइफ लॉस नहीं है, इकोनॉमिकली और इमोशनली बहुत हर्ट किया है लोगों को। बहुत किया है, और अपना मैते और आदमी सब लोग सेम ही है, लेकिन कहा जहाँ पे घर जल रहा है वो नहीं होना चाहिए। जी हाँ, जहाँ पे घर जल रहा है, जहाँ पे आगजनी हुई है, जहाँ पे वायलेंस हो रहा है, वो रोकना चाहिए। यही कहना चाहते हैं मणिपुर के लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं ईमा मार्केट में भी अब लोग जो वेंडर्स है, वुमेन वेंडर्स, वो आ गए हैं। कुछ घंटे के लिए ही ये रिलैक्सेशन दिया गया है, मगर सरकार ये कह रही है कि धीरे धीरे से एक सिचुएशन के ऊपर काबू पाने के बाद वो लोग जो ये सिचुएशन है इस पर खोलेंगे, इसको और भी ज़्यादा रिलैक्सेशन देंगे। मगर इसके साथ और भी कंसर्न्स हैं, क्योंकि चुराचांदपुर में लोग फंसे हुए हैं, मैतेई कम्युनिटी के लोग फंसे हुए हैं। इम्फाल वैली में जो ट्राइब कुकी कम्युनिटी के लोग हैं वो फंसे हुए हैं। उनको भी सेफली निकाल के अपने घरों तक पहुंचाने की एक जिम्मेदारी सरकार की है। तो ये सब फैक्टर्स हैं यहाँ पे, और इन फैक्टर्स के बीच अब देखा जा रहा है कि धीरे धीरे से थोड़ा रिलैक्सेशन मिल रहा है लोगों को कर्फ्यू से। इम्फाल से वीएम संजू के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। मणिपुर में मैतेई समुदाय के अनुसूचित जनजाति के दर्जे को लेकर मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर आज सुनवाई यहां पर होनी है। बीजेपी नेता और मणिपुर पर्वत क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष डिंगांगलुंग गंगमेई ने ये याचिका दी है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने इस समस्या की असली जड़ नहीं समझी। ये राजनीतिक और सरकार का नीतिगत मुद्दा था। इसमें कोर्ट की कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि सरकार के आदेश से ये अनुसूचित जनजाति की केंद्रीय सूची में शामिल करवाने की संविधान सम्मत प्रक्रिया में कोर्ट का कोई जिक्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी ने सीबीआई और ईडी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उनके पास इस केस में कोई सबूत नहीं है, और इसका प्रमाण है राउज एवेन्यू कोर्ट से दी गई उन 2 लोगों की जमानत जो शराब नीति मामले में गिरफ्तार थे। उन्होंने कहा कि सीबीआई ईडी के पास इस मामले में 1 पैसे का भी भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है। आम आदमी पार्टी के दावों पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि इस दावे को अदालत की अवमानना बताया है और इस मामले के पीछे असली हाथ केजरीवाल का बताया है। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट न दें। कल के इस ऑर्डर ने सीबीआई और ईडी का पर्दाफाश कर दिया। एक चीज अब देश के सामने आ गई है कि जो कुछ भी शराब घोटाले के नाम पर बताया जा रहा है
ये सरासर झूठ है, बेबुनियाद है, बिना किसी सबूत के है। कोई भी ऐसा घोटाला नहीं हुआ है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने ऐसा दावा उस बेल ऑर्डर को आधार बनाते हुए किया जो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाले में 2 आरोपियों को शनिवार को ईडी केस में जमानत देते हुए जारी किया। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि आरोप है कि शराब कारोबारी गौतम मल्होत्रा शराब लाइसेंस के बदले आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए रिश्वत देने में शामिल हैं और आम आदमी पार्टी को प्रचार सामग्री सप्लाई करने वाले राजेश जोशी पर आरोप है कि उसने रिश्वत के 30 करोड़ रुपए साउथ से दिल्ली लाकर गोवा चुनाव में हवाला के जरिए खपाए। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुताबिक कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ना रिश्वत देने का कोई सबूत है, ना रिश्वत के पैसे के लेन देन का कोई सबूत। आम आदमी पार्टी का दावा है कि जब रिश्वत देने या रिश्वत के पैसे के लेन देन के ही सबूत नहीं तो घोटाला कैसा। राउज एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर ये स्पष्ट कर देता है कि 100 करोड़ तो छोड़िए, 30 करोड़ छोड़िए, एक नए पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत ईडी और सीबीआई के पास नहीं है। बार बार इस 86 पेज के ऑर्डर में जज सिर्फ एक बात दोहरा रहे हैं कि कोई भी सबूत ईडी ने सामने नहीं रखा है। लेकिन बीजेपी आपके दावे को खारिज कर रही है। बीजेपी का कहना है कि आप कोर्ट के आदेश को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और अगर कोर्ट के आदेश की ही बात है तो 31 मार्च को मनीष सिसोदिया की सीबीआई केस में जमानत खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें पहली नजर में शराब घोटाले का सूत्रधार माना था। जमानत के ऑर्डर को ये लोग प्रस्तुत कर रहे हैं डिस्चार्ज या एक्विटल के ऑर्डर की तरीके से। जमानत का ऑर्डर सिर्फ जमानत का होता है जिसके बाद ट्रायल कोर्ट में चलती है और उस कोर्ट में जो ट्रायल चलती है उसके आधार पर केस में तय होता है वेरासिटी ऑफ केस और उस केस में क्या क्या चीजें संलग्न पाई गई, क्या क्या उसमें कोर्ट कचहरी में कैसे चला। उस ऑर्डर को भी इन्होंने पार्ट पार्ट में प्रस्तुत किया। उस ऑर्डर की जो सोल है या जो ऑर्डर कहना चाह रहा है उसके 2 पैराग्राफ्स जो है वो मिसिंग है और इसको आधार बनाकर इन्होंने जनता को गुमराह करने का दोबारा से काम किया। कोर्ट कन्विक्टेड करेगा या क्विट करेगा ये तो कोर्ट बताएगा, लेकिन अपने आप को सेल्फ ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट देना बंद करिए। अगर मानक है तो जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी को बोला गया है कि वो प्राइम एक्यूज्ड हैं और कॉन्स्पिरेटर हैं, तो अभी तक आपने और आप चूंकि उनके साथ हैं और असली किंगपिन तो अरविंद केजरीवाल साहब आप हैं। दिल्ली की सियासत में अभी मुद्दों की जैसे कोई कमी ही नहीं है। अब नए मुद्दे कोर्ट द्वारा जमानत के दौरान किए गए आदेशों से निकाले जा रहे हैं। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों ने कल जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकाला और इस दौरान उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग को दोहराया। वहीं बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि मेरे खिलाफ सबूत मिला तो फांसी लगा लूंगा। एक भी गुनाह मेरा अगर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, क्योंकि मामला दिल्ली पुलिस के विचाराधीन है। इसलिए सब बातों पर खुलकर नहीं बोल सकता। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अगले साल होने वाले गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर केवल महिलाएं नजर आएंगी। झांकी से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हर जगह महिलाएं ही महिलाएं हिस्सा लेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रादेशिक सेना की महिला अधिकारियों को पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा पर तैनात करने को मंजूरी दे दी है। देश की सैन्य ताकत में महिलाओं की भूमिका धीरे धीरे बढ़ रही है और 2024 की गणतंत्र दिवस परेड इसी का आईना होगी। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर सेना के तीनों अंगों, केंद्रीय पुलिस बलों, दिल्ली पुलिस, सभी बैंड्स, एनसीसी, स्कूल कॉलेजों, सबके दस्तों में सिर्फ और सिर्फ महिला अफसर, जवान और छात्राएं ही
कदम से कदम मिलाकर परेड करती नजर आएंगी। यही नहीं, तमाम राज्यों और संस्थानों की झांकियां भी महिलाओं पर ही केंद्रित होंगी। इस सिलसिले में रक्षा मंत्रालय की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है। इसके मुताबिक बड़े विस्तार से विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है कि गणतंत्र दिवस परेड 2024 में कर्तव्य पथ पर मार्च पास्ट, बैंड, झांकी और प्रदर्शनों समेत सभी कार्यक्रमों में सिर्फ महिलाओं की ही भागीदारी होगी। रक्षा मंत्रालय ने इस मामले में समय रहते ही गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालय को भी जानकारी दे दी है ताकि सब तैयारियां समय पर पूरी हो सके। के साथ प्रदर्शन हुआ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही चैलेंजिंग डिसीजन मुझे लगता है कि ऐसा कैसे हो पाएगा। पहला क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में यही बनता है, क्योंकि पार्टिसिपेशन जो महिलाओं का है किसी भी सेक्टर में इतना है नहीं कि सिर्फ उनको ही शोकेस किया जाए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट हो, पॉलिटिक्स हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, कहीं भी अगर ऐसा होता है और हो पाया तो ये भारत के लिए ओवरऑल कंट्री के जो डेवलपमेंट है और उसका जो प्रोजेक्शन है और उसकी जो एक सेल्फ एस्टीम है उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। हाल के सालों में सेना और अर्धसैनिक बलों में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है। उन्हें लड़ाकू भूमिका से लेकर कमान तक दी जा रही है। वायुसेना में महिलाएं लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। नौसेना में भी महिलाओं की युद्धपोत पर तैनाती हो रही है। थल सेना में महिलाओं के लिए धीरे धीरे नए दरवाजे खोले जा रहे हैं। जैसे हाल ही में तोपखाना रेजिमेंट में उन्हें कमान दी गई है। कई जानकारों का मानना है कि सरकार के फैसले से परेड का स्वरूप पूरी तरह बदला हुआ नजर आएगा। मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है एज ए वेटरन, और सर्विंग लोगों को भी लगेगा, क्योंकि रिपब्लिक डे परेड के लिए कई महीनों की अभ्यास होती है, मशक्कत होती है, जवानों का टर्न आउट, डिसिप्लिन और बहुत ज्यादा उस पर तैयारी रेजिमेंट्स करती हैं जो इस परेड में हिस्सा लेती हैं। इनको हमें ट्रॉफी के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए प्रदर्शन के लिए। इनकी अपनी जगह है, इनका अपना काम है जो कि वो कर रहे हैं अच्छे तरीके से। गणतंत्र दिवस परेड देश की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विविधता का सबसे बड़ा प्रदर्शन होती है और महिलाओं को केंद्र में रखकर 2024 की परेड के आयोजन के फैसले का निश्चित ही स्वागत किया जाना चाहिए, जिसका संदेश दूर तक जाएगा। कभी कहते थे मैन इन कॉकपिट, वुमेन इन किचन, मगर इस देश की लड़कियां अब बराबरी के नए मुहावरे गढ़ रही हैं, जो अगले साल गणतंत्र दिवस परेड में नजर आएगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार। अब बात करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के बारे में। तो आज की जो टॉप 5 न्यूज हैं उसके बारे में आपको बताते हैं, जिस पर आप अपनी राय भी हमें दे सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी खबर राजस्थान से है। यहाँ पर अशोक गहलोत के एक बयान ने सियासत में हलचल पैदा करती है और यहाँ पर अब सवाल ये है कि क्या वसुंधरा ने बचाई थी गहलोत की सरकार। दूसरा जो बड़ी खबर है वो कर्नाटक से। आज यहाँ पर प्रचार जो है थमेगा, 10 तारीख को मतदान होना है। मणिपुर में पटरी पर जिंदगी लौट रही है, कर्फ्यू में ढील थोड़ी दी गई है और लोग जो है वो घरों से अब निकल रहे हैं यहाँ पर धीरे धीरे। केरल से बड़ी खबर है, यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ, मल्लापुरम में हाउस बोट पलटी और 22 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई। और यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर से बिलावल भुट्टो जरदारी को आड़े हाथों लिया है और कहा कि अगर मेजबान अच्छा हो तो मैं मेजबान अच्छा हूं।